सजाति प्रेम या जातिवाद कह लीजिए के दर्शन आपको पूरी हिंदी पट्टी में बहुत अच्छे से होंगे। दक्षिण में भी है, अन्य जगहों पे आप जाएंगे, अन्य समाजों में जाएंगे तो वहाँ भी ये आदत मिलेगी, लेकिन पूर्वांचल में कुछ विशेष है और वो इस कदर विशेष है कि जो और कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो ये पूर्वांचल में आदत है। इन्हें मरना मंजूर है बशर्ते किसी सजाती डॉक्टर से इलाज के होते मर जाए। इन्हें बच्चों का भविष्य बर्बाद करना मंजूर है बशर्ते सजाती के विद्यालय में पढ़ते हुए बर्बाद हो जाए। सब्जी भी खरीदनी है, वो सड़ी हुई हो लेकिन सजाती की हो, दूसरे की सस्ती और अच्छी नहीं चलेगी। इस लेवल तक का सजाती प्रेम पूर्वांचल में आपको मिलेगा। ऐसे किस्से मेरी नॉलेज में हैं कि जहाँ नज़दीक के दूसरी जाति के डॉक्टर के पास ना जाने के चक्कर में दूर के सजाती डॉक्टर के पास लोग मरीज को लेके गए और इस चक्कर में मरीज मर गया। इतना जातिवाद हावी है पूर्वांचल के हिस्सों में, और इसी का सदका कहिए कि गुंडे लुच्चे लफंगे वहाँ पे जाति के नाम पे मानने बनते रहे। हर जिले में एक से ज़्यादा है, लाइन लगा के धनंजय सिंह, हरशंकर तिवारी, ब्रजेश, बड़े सारे नाम, बहुत सारे, जितने गिनाऊं उतने कम है। और इन सब का जो असर उस समाज पर हुआ उसका नतीजा अब ये हो चुका है कि पूर्वांचल बुरी तरह से इस कुरीत की चपेट में है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि मजाक में एक बार मैंने एक किस्सा लिख दिया था, 2018 की बात है, कि साहब हर एक घर में एक मोहर होती है, सोने की, चांदी की, पीतल तांबे की, एल्युमिनियम लोहे की, जिस पर जाति अंकित होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पीछे वो लगा दी जाती है और वो मोहर जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी ज़िंदगी की पूरी सामाजिकता सिर्फ वो मोहर तय करती है। अब ये बात अलग है कि वास्तविक में आप किसी का खोल के देखोगे तो वो मोहर दिखेगी नहीं, लेकिन होती है, बहुत गहरी होती है, ये सच्चाई है। और इतने भीषण जातीय समीकरणों के बीच घिरे पूर्वांचल के चुनावी गणित पे आज बात करते हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसड़ पर। पूर्वांचल में आपके सपा ने एक काम किया है और जो भाजपा के लिए काफ़ी मुफीद है। सपा को अपने कैडर और अपने कैंडिडेट दोनों पर भरोसा नहीं, तो पूर्वांचल में बड़ी संख्या में उन्होंने ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जो उधार के हैं। बसपा से, यहाँ से, वहाँ से जो आए उन्हें लिया और उतार दिया। सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन व्यापक तौर पर किया है सपा ने। सपा का जो मूल आधार वोट है मुसलमान और यादव, दोनों को पूरी तरह से इग्नोर किया है, पूरी तरह से। परिवार के बाहर किसी यादव को कोई टिकट नहीं है। 5 टिकट है, पाँचों की पाँचों परिवार में दी गई हैं, तो उन्हें आप यादव मत गिनिए। मुसलमानों की अगर बात की जाए, 2014 में 21% टिकटें मुसलमानों को दी गई, 2019 में 14% टिकटें मुसलमानों को दी गई, और अब के चुनाव में महज 6% टिकट मुसलमानों को दिए गए हैं। और ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की। कुछ यही इन्होंने किया है बस्ती में। पूर्वांचल की शुरुआत हम बस्ती से करते हैं। उधार का प्रत्याशी है बस्ती में। शायद सपा ने ये सोच के उधार के प्रत्याशी को टिकट दिया था कि बसपा से आए तो कुछ वोट भी बसपा का अपने साथ ले आएंगे। लेकिन बहन जी का वोटर गरीब जरूर है, बेगैरत नहीं। वो आज भी जो बदसलूकी मायावती के साथ की गई थी उसे भूला नहीं है। 19 में गठबंधन जरूर था, लेकिन तब भी नहीं भूला था। तो ये तो उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए कि वो इस तरफ आ जाएगा। बस्ती सीट बड़ा स्पष्ट पलड़ा भाजपा के खाते में झुका हुआ है। बस्ती से आगे संत कबीर नगर की बात करें, संत कबीर नगर करीब 25-26% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और इस 25-26% मुस्लिम आबादी के साथ अच्छी संख्या में संत कबीर नगर में, काफ़ी अच्छी संख्या में यादव वोट भी। लेकिन संत कबीर नगर का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय ही रहता है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो 32-33% वोट ले जाता है
वो विजेता रहता है। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो मुकाबला फिर त्रिकोणीय है और जो विनिंग लीड है, वोट की जो जीतने योग्य बढ़त है इस त्रिकोणीय मुकाबले में, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस की एक हिप्पोपोटेमस है। टीवी पे अक्सर आप लोगों ने विपक्ष की जो प्रवक्ता वगैरह होते हैं उनके साथ गाली गलौज करते हुए कुश्ती के लिए तत्पर देखा होगा आप। और हिप्पो पिछले इलेक्शन में चुनाव भी लड़ी थी और जमानत जब्त हुई थी। वर्तमान में हालांकि महाराजगंज में प्रत्याशी बदला है, हिप्पो तो भाग लिए। मुकाबला भी बड़ा आमना सामने वाला है, लेकिन दिक्कत ये है कि आमने सामने के मुकाबले में भी स्थिति ये है कि जमानत जब्त होने का फिर खतरा है। बड़े अंतर से यहाँ पे जीत मिलने की जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। गोरखपुर अपने रविंद्र शुक्ला जी और रवि किशन जी, अभी उनका ताजी परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है, पर चुनाव पर उसका प्रभाव नहीं है। हिंदी पट्टी के समाज में अभी भी इस चीज़ को कुछ ज़्यादा बुरे के तौर पर नहीं देखा जाता। अरे बड़का लोग हैं, ये सब तो करते हैं, वो वाला रवैया है। रवि किशन की जो पर्सनल इमेज है उसका चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। गोरखपुर सीट ऐसी है कि जहाँ पे हरिशंकर का प्रभाव भी अब मरने के बाद वैसा नहीं रहा, तो शुक्ला जी को ब्राह्मण वोट भी मिलेगा और महाराज जी के प्रभाव से अन्य वर्गों का भी। तो जीत में कोई संकट, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए शुक्ला जी को संसद में जाके फिर से डायलॉग मारने के लिए। कुशीनगर में भी चुनाव एक तरफा है, सीधा बढ़त जो है तगड़ी है, स्पष्ट सीट है भाजपा के पक्ष में। देवरिया में प्रत्याशी बदला है भाजपा ने इस बार, सीधा सपाट खुला हुआ ब्राह्मण बनाम ठाकुर का मामला है देवरिया में। हालांकि बसपा के पत्ते अभी खुलना यहाँ पर शेष हैं, लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टया बड़ी स्पष्ट सीट ये भी भाजपा के खाते। बांसगांव सीट चौथी बार कमलेश पासवान बड़े आराम से टहलते घूमते संसद पहुंचने के लिए तैयार है। यहाँ भी कोई संकट विंकट टाइप की कोई चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बांसगांव में स्थिति ये है कि चौथा चुनाव लड़ने के बावजूद भी कमलेश पासवान, इस बात की पूरी संभावना है कि कुल पड़े वोटों में 60% से भी ऊपर ले जाएं, बड़ी जीत की तरफ। लालगंज सीट में क्योंकि आजमगढ़ फैक्टर है थोड़ा सा, और यहाँ पे यादव मतदाता बड़ी अच्छी संख्या में है, 9.5% करीब मुस्लिम भी है, लेकिन दोनों को मिलाकर भी कहानी इतनी मजबूत नहीं बन पाती कि जीत दर्ज कर जाए। मुकाबला करीबी होगा, ये बात सही है। हार जीत का जो फैसला होगा वो बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होने नहीं जा रहा है, बड़ी जीत बिल्कुल नहीं मिलने जा रही है, लेकिन जीत भाजपा है, स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं आने वाली। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से उपचुनाव जीते थे, बड़ी मेहनत भी की है क्षेत्र में, लेकिन आजमगढ़ ऐसी सीट है कि जब तक यहाँ पे मुसलमान और यादव वोट में बड़ी सेंध ना लगे तब तक यहाँ सपा को नहीं हराया जा सकता। या तो यादव वोट बैंक में 50% तक दिनेश लाल सेंध लगा पाए, जिसकी संभावना मुझे कम दिख रही है इस समय। पिछले चुनाव में जीत इसलिए आराम से मिल गई थी, गुड्डू जमाली ने बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट काटे थे, तो एक वो चीज़ भी नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव कभी ये नहीं चाहेंगे पार्टी में उनके सीनियर और बड़े भाई धर्मेंद्र यादव विजयी हों। एक राजनेता के तौर पर तो बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए, जो मुझे लगता है भाई पार्टी के अंदर भी प्रतिद्वंदिता तैयार करना राजनीति में समझदारी की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से जीत रहे। घोसी और सलेमपुर इन दोनों सीटों पर भी मुकाबला है ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। बड़ी बढ़त है, स्पष्ट बढ़त है, और यहाँ आपकी में बड़ा नीरस सा चुनाव है दोनों सीटों पर। कहीं भी भाजपा को कोई दिक्कत पेश आने नहीं जा रही है। नीरज शेखर बलिया से कुछ उस तरह के प्रत्याशी हैं जो पूर्वांचल में जो खूंटा ठोंक जाति समीकरण जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था उसे ब्रेक कर सकते हैं, उसे तोड़ने की क्षमता इनमें है। पिता का साया है इनके साथ, और उस पूरे क्षेत्र में जो नॉन राजपूत भी हैं उनमें भी
बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छी इमेज है। कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि बलिया से नीरज शेखर बड़ी लीड लेंगे और बड़ी लीड के साथ जीत दर्ज करेंगे। जौनपुर में एमवाई का बड़ा मजबूत वोट माना जाता है। पूर्वांचल की जौनपुर भी यादव बहुल सीटों में गिनी जाती है और जौनपुर से टिकट वितरण को लेकर भी थोड़ा भाजपा के साथ नाराज़गी वाला रहा मामला। आयातित प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आए हैं और उसमें भी मुंबई से आए हैं और धनंजय सिंह की पत्नी, माफिया डॉन है धनंजय सिंह गुंडा, उसकी पत्नी बसपा से प्रत्याशी है। अब यहाँ पे जो समीकरण बन गए हैं वर्तमान में अब तक, वो ये हैं कि जो मुकाबला है वो भाजपा बनाम बसपा होने जा रहा है। सपा यहाँ तीसरे नंबर पर पिछड़ती जा रही है। सीट जौनपुर भी भाजपा के खाते में ही जानी है। मछली शहर में भैया मछली तो हेलीकॉप्टरों में बैठ के तेजस्वी भैया खा गए। कांटा बचा था वो अखिलेश जी के गले में ठूंस गए, तो कांटा वो बाहर को आना नहीं, फिलहाल फंस चुका है और मछली शहर भाजपा की तरफ जाना ही जाना है। हाँ, अभी कोई मुकाबले की स्थिति नज़र नहीं आ रही। एक तरफा सीट है गाजीपुर, ये सीट अगेन कांटे वाली आ गई, मतलब मछली वाला कांटा नहीं, टक्कर वाला कांटा। गाजीपुर सीट पे एक तो मुख्तार अंसारी के मरने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी बड़ा ही इकट्ठी है और मुख्तार अंसारी का मातम मुसलमानों में तो है ही, हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग में है और वो वर्ग जाति बंधन तोड़ के, हिंदुओं में जब आपस में होता है ना तो जाति बंधन होता है, जाति बंधन तोड़ के मुख्तार अंसारी को वोट करेगा और मैं लिख के दे रहा हूँ ऐसा होगा। अब इस सबसे पार पाके मुझे तो लगता नहीं है कि जीतना वहाँ पॉसिबल होगा भाजपा प्रत्याशी के लिए। गाजीपुर सीट मुझे जाती दिखाई दे रही है सपा के खाते। वाराणसी सीट पर अब यार राय जाहिर करना मुझे लगता नहीं कि ज़रूरी है, प्रधानमंत्री जी की सीट है, लेकिन एक फैक्ट है जिस पर बताऊंगा आपको, वो ये है कि वाराणसी सीट पर जो मार्जिन है जीत का अंतर वो इस बार घटने जा रहा है और ये क्यों घटेगा, कौन है जो पीठ में छुरा भोंकने वाला है, इसकी बात मैं 4 तारीख के बाद करूँगा। जीत रहे हैं, मार्जिन कम हो रहा है प्रधानमंत्री जी का और भीतर से ही हो रहा है। चंदौली सीट बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है, भाजपा के खाते में आ रही है, कोई फाइट जैसी चीज़ नहीं है दूर दूर तक। भदोही सीट से ममता दी ने जीजू उतारे हैं और जीजू के कितने साले उन्हें वोट देंगे ये तो देखने वाली चीज़ है, पर स्थिति यही है कि इस बार ममता दी को उत्तर प्रदेश से, बंगाल से तो थोड़ी निराशा मिलने जा ही रही है, उत्तर प्रदेश से भी पूर्ण निराशा ही मिलने जा रही है। ममता दी के लिए, उनके प्रत्याशी के लिए भदोही में दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, क्लियर कट सीट है, कहीं कोई दो राय नहीं है कि भदोही पे कोई मुकाबले जैसी चीज़ होगी। इसके आगे 2 सीटें और बचती हैं अपने कालीन भैया के हिस्से, कालीन भैया या एक है ना कालीन बहन जो है ना अनुप्रिया पटेल जी, उनके हिस्से की 2 सीटें हैं मिर्ज़ापुर रावटगंज, और दोनों सीटों पे ही लगभग ये तय है कि अनुप्रिया पटेल काबिज रहेंगी। अनुप्रिया से छिनने की संभावना नहीं है, उनका अपना वोट भी मजबूती से साथ है और बीजेपी का वोट भी है, तो अनुप्रिया पटेल ने थोड़ा सा संभाल के भी राजनीति की है पिछले दिनों में, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल की ये सुरक्षित सीट है। यहाँ अनुप्रिया पटेल की दोनों सीटों पर लगभग स्थिति स्पष्ट है। तो ये पूर्वांचल की 20 सीटें थी और इन 20 सीटों में स्थिति ये है, आपका 18 सीटें वो हैं कि जहाँ भाजपा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है दूर दूर तक कि कहीं मुकाबले जैसी स्थिति बनेगी। है भी कुछ छोटा मोटा तो बड़ा आसानी से इसे पार पाया जा सकता। वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जो सपा के लिए मजबूत हैं। कुल जमा अब तक उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बात हुई है एक एक करके हमारी, और 80 सीटों में 65 सीटें ऐसी हैं जहाँ बेहद स्पष्ट, बेहद साफ बढ़त है भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है। 10 सीटों पर
करीबी मुकाबला है। इसमें से एक सीट बहुजन का खाता खुल सकता है। 5 सीटें सपा की तरफ दिखाई दे रही हैं। बची हुई 9 सीटें जो है उन पर मामला करीबी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा हार रही है, लेकिन करीबी मुकाबले 1 से 1.5%, 2% वोट के बीच में यहाँ परिणाम आना है। तो फिलहाल हम उन्हीं सीटों को पकड़ के चलते हैं कि जिन पर स्पष्ट बढ़त है, और इस सीटों की संख्या है 65। राम राम। कल बात करेंगे बिहार पर।